अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव 2024। एक बार फिर टमटा वर्सेस टमटा। आंकड़े किसके साथ, बीजेपी या कांग्रेस? कौन होगा सिकंदर? वो दिन अब दूर नहीं जब जनता मतदान कर अपने पसंदीदा प्रत्याशी को ताज पहनाने का काम करेगी और इसी मिशन 2024 के लिए सभी दलों की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। हॉट सीट पर टमटा वर्सेस टमटा। बात करें अल्मोड़ा सीट की तो ये हॉट सीटों में शामिल है। वहीं बीजेपी ने अल्मोड़ा के वर्तमान सांसद अजय टमटा को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अजय टमटा से मुकाबला करने के लिए प्रदीप टमटा पर दांव चला है। दोनों 2009 से अल्मोड़ा सीट पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अल्मोड़ा आरक्षित सीट है और यहाँ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता किसी नए चेहरे को उम्मीदवार देखना चाहते थे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही पुराने चेहरों पर दांव चला है। बीजेपी के अजय टमटा वर्सेस कांग्रेस के प्रदीप टमटा। एक वक्त था जब अल्मोड़ा लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। हालांकि 90 के दशक में कांग्रेस यहां पिछड़ी तो उबर ना सकी। 1991 के बाद से हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ एक बार 2009 में अल्मोड़ा सीट से जीत दर्ज की है। ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे आंकड़े को समझिए। साल 1971 नरेंद्र सिंह बिष्ट की जीत हुई। साल 1977 जनता पार्टी के मुरली मनोहर जोशी जीते। साल 1989, 1984, 1980 में कांग्रेस के हरीश रावत ने जीत दर्ज की। साल 1991 में बीजेपी के जीवन शर्मा यहां से जीते। साल 2004, 1999, 1998, 1996 में बीजेपी के बच्ची सिंह रावत जीते। साल 2009 में कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने जीत हासिल की। वहीं साल 2019 और 2014 में बीजेपी के अजय टमटा यहां से जीत चुके हैं। अल्मोड़ा में फिलहाल टमटा वर्सेस टमटा की टक्कर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में जनता का मूड क्या है, एक नजर इस पर भी डालते हैं। मेरा नाम धीरज चौतला। इसे बोला था रानीखेत बकपीस मीरो। इश्यूज तो देखिए अभी क्या है, यहाँ का जो मेन इश्यू है तो मेडिकल है ना। तो क्या है, जो मेडिकल यहाँ पे व्यवस्था है वो बहुत खराब है। ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं होता कि ये लोग मशीन लेके नहीं आते या ऐसा कुछ नहीं, मशीनें हैं लेकिन क्या उनको ऑपरेट कौन करेगा, है ना। तो क्या है, उस हिसाब के हमारे पास क्या है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और डॉक्टर आते भी तो फिर उनके हिसाब से क्या है यहाँ पे हो नहीं पाता, क्योंकि उनको भी उस हिसाब से पे नहीं हो पाता शायद, है ना। तो क्या मेडिकल का यहाँ पे क्या बहुत इम्प्रूव हो सकता है, अगर मतलब चाहे तो, ये लोग चाहे तो क्यों हो सकता है। अगर क्या है एम्स में हो सकता है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, है ना। ये तो इतना छोटा सा है। आप देखो एम्स में क्या है, मेरे ख्याल शायद एक महीने में वहाँ पे लाखों मरीज आते होंगे, है ना। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। तो ये लोग क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं यहाँ पे मेडिकल का, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा भी अगर प्रॉब्लम होता ना, जो अगर इनके पकड़ में नहीं आता तो क्या है यहाँ से सीधे रेफर हो जाता है ना। तो हमें यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है और अगर क्या है ज्यादा अगर सिचुएशन खराब होगी पेशेंट की तो क्या वो रास्ते में ही एक्सपायर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है बहुत पहले से झेल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या है एमपी एमएलए मतलब काम नहीं करते, ऐसा भी नहीं है। सब लोग अपने अपने लेवल का काम करते हैं, लेकिन क्या है मेडिकल पे क्या इनको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। फिर दूसरा जो हमारा है मुद्दा वो है क्या, कैसे जॉब कैसे प्रोवाइड कराओगे उनको, है ना। क्योंकि इतनी छोटी जगह में यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो आ नहीं सकती, लेकिन मैंने देखा है कि जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है मेडिकल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इन्वायरमेंट होता है पहाड़ों का वो मेडिकल के हिसाब से बहुत अच्छा होता है ना। तो अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो यहाँ पे क्या आ सकती है मेडिकल इंडस्ट्री। तो क्या है हमें यहाँ से दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। जो चीजें मतलब वहां पे क्या है, मैंने देखा बंदों को 10,000 में भी काम करते हैं, है ना। तो वही अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा हमारे लिए। अब ये कोई मान लीजिए अगर अकेला लड़का है या अकेला लड़की है, वो यहाँ से अगर जॉब के लिए जाती है दिल्ली में कहीं भी जाती है, तो उसकी क्या है बूढ़ी माँ यहाँ पे क्या है उसे कोई देखने वाला है नहीं, तो कौन पूछे, कौन देखेगा उसे, है ना।
तो वो बीमार हो जाएगी। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे कि उनके घर में कोई है नहीं, उनके बच्चे नहीं है, कोई भी मतलब उनकी बहन या भाई कोई भी नहीं है, घर में कोई दिखने वाला ही नहीं है, तो वैसे ही वो बीमार होकर मर जाते हैं। वो केसेस आते भी नहीं यहाँ सामने, है ना। तो मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि सरकार, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है, लोकली आप उनको क्या है सोर्सेज प्रोवाइड करो, उनको हेल्प करो, फाइनेंशियली हेल्प करो, उनको क्या है नॉलेज दो कि कैसे है कोई भी बिजनेस क्या है कैसे डेवलप हो सकता है, या नए नए क्या है जॉब्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या है हर किसी को गवर्नमेंट भी जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकती है, हर कोई सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, मिल भी नहीं सकती है। गवर्नमेंट ये इन करना चाहती है, आप देखो ना, क्योंकि क्या सरकारी जॉब भी क्या अभी बहुत कम, क्योंकि मैं देखता हूँ कि इतनी भीड़ है, हर कोई इतना टैलेंटेड पैदा नहीं होता, इतनी कोई मेहनत कर नहीं सकता कि हर किसी को क्या है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। क्या है मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है सबको। तो यही है, आप ऐसे कुछ मतलब सोर्सेज यहाँ पे डेवलप करो कि क्या है बंदा क्या है 15-20 हजार तो आराम से कमा सके यहाँ पे, है ना, अपनी फैमिली को पाल सके, इतना मेरा कहना है। मेरा नाम मोहन नेगी है। मैं यहाँ पर काफी लंबे समय से जो है व्यापार संघ में रहा हूँ। ड्रग फैक्ट्री में यहाँ पर काम करता हूँ। ड्रग फैक्ट्री के अंदर यहाँ पर चेयरमैन हूँ उसका, श्रमिक संघ का, और रानीखेत की क्षेत्र की समस्याओं से हमेशा रूबरू हुआ हूँ। देखिए, ऐसा है कि काफी लंबे समय से कहना चाहिए कि यहाँ पर कई समस्याएं थी और कई समस्याओं का समाधान हुआ है। और जैसा कि मोदी जी के गवर्नमेंट में या मोदी जी के शासनकाल में हमारे वैसे देखा जाए कि काफी समस्याओं का समाधान, जो जनता से जुड़ी हुई समस्या थी उनका समाधान तो हुआ ही है, लेकिन साथ में राज्य सरकार में भी हमारी लंबे समय से सरकार है। एक टर्म पूरा होने के बाद दूसरा टर्म अभी लगा हुआ है इधर सरकार में। मेरा नाम मोहन नेगी है। मैं लंबे समय से रानीखेत में व्यापार संघ में नगर अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ, श्रमिक संघ में भी रहा हूँ और यहाँ की समस्याओं से रूबरू रहा हूँ। तो रानीखेत में पानी की समस्या रही है। यहाँ पर छावनी क्षेत्र है, तो छावनी की क्षेत्र की वजह से यहाँ पर भवन निर्माण संबंधी, लीज म्यूटेशन संबंधी और इस प्रकार की कई समस्याएं हैं। और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है कि जब से हमारे पर्रिकर जी थे रक्षा मंत्री, उसके बाद हमारी सीतारमण जी थी, तो वो समस्याओं के समाधान की ओर को बढ़े हुए हैं। और अब जो नागरिक, जो हमारा क्षेत्र है, जो छावनी का सिविल एरिया है, उसको स्थानीय नगर पालिका में मिलाने के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इस बात को लेकर सहमत है और केंद्र सरकार भी इस बात को लेकर सहमत है। मुझे लगता है आने वाले समय में जो चिड़ियानौला है यहाँ पे हमसे, हमारी रानीखेत छावनी से लगी हुई, उसमें ये रानीखेत के सिविल एरिया को समायोजित कर दिया जाएगा और मुझे लगता है एक समस्या का समाधान, बहुत बड़ी समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली काफी समस्याओं का समाधान हुआ है और केंद्र की जो कहना चाहिए कि जो योजनाएं हैं, काफी योजनाओं का लाभ भी जनता को मिला है। चाहे वो जनधन की बात रही हो, चाहे वो उज्ज्वला की योजना की लाभ रहा हो, और चाहे विद्युत कनेक्शन की बात रही हो, ये सब चीजें लोगों को मिली हैं। और कुछ चीजों का लाभ जो छावनी होने के लाभ से नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हमारे द्वारा पत्र लिखे गए हैं और उसमें हमारे जो सांसद जी हैं उनका पूरा सहयोग मिला है। सांसद जी ने भी इस बारे में, चाहे जिला योजना प्लान में हमारी छावनी के लोगों को सम्मिलित करने की बात रही हो, और चाहे वो यहाँ पर कहना चाहिए कि जो अपने प्रधानमंत्री आवास का है, वो मैटर भी रानीखेत में नहीं हो पा रहा है, तो उसको भी हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो यहाँ पर लागू हो। तो वो भी मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार तक ये मामला पहुंचा है तो निश्चित तौर पे समाधान इनका होगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे वहाँ मैक्सिमम अधिकतम योजनाएं तो ब्लॉक के द्वारा, जो केंद्र की सरकार है वो ब्लॉक के थ्रू यहाँ पर पहुंच जाती हैं, आती हैं। जैसे लोगों को पेंशन है, पहले 1000 रुपये मिलता था, अब वो 1500 रुपये मिल रहा है, उसका लाभ मिल रहा है। लोगों को जो केंद्र सरकार की, जो किसानों को वो मिलता था, पैसा दे रही थी गवर्नमेंट, वो उनके खाते में डायरेक्ट पहुंच रहा है, 2-2 हजार रुपया वो उनको मिल रहा है, उसका लाभ भी सीधे सीधे उनको मिल रहा है। तो ऐसी कई योजनाएं हैं, जैसे कि सिलेंडर पहुंचने वाली जो गरीब महिलाएं हैं उनको भी सिलेंडर मिल रहे और काफी लोगों को उसका लाभ मिला है। एजुकेशन में रानीखेत तो कहना चाहिए कि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी आगे है, रिच है। और यहाँ पर आर्मी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है और कुछ इंग्लिश स्कूल यहाँ पर हैं। और प्राइवेट में भी जो हमारे प्राइमरी के विद्यालय हैं, जो हमारे सरकार द्वारा संचालित हैं, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, टीचरों का स्टाफ पूरा है। तो कुछ थोड़ा बहुत कमी तो होती है और हल्की फुल्की कमी हो सकती है, उनको भी निस्तारित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक आपने चिकित्सा की बात कही है, तो चिकित्सा में भी रानीखेत पे कुछ समस्याएं पहले थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि
वो समस्याओं का समाधान हो रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जो है काफी मात्रा में आ गए हैं और जाते हैं तो मतलब अब इलाज ढंग से लोगों को लाभ मिल रहा है। जो रिक्वायरमेंट है, लोगों को दवाएं भी फ्री मिल रही हैं और जो हमारी कहना चाहिए कि एक्सरेज है, अल्ट्रासाउंड्स हैं, इनमें भी जो है लोग टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, डॉक्टर से बैठे हुए हैं, तो उनका लाभ जनता को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि और दूसरा एक सबसे बड़ा जो लाभ है, आज तक एक स्थिति यहाँ पर रहती थी कि सरकार कांग्रेस की बनती थी राज्य सरकार में और विधायक किसी और का होता था। तो अब ये स्थिति बदली है और अब यह है कि यहाँ पर सरकार भी भाजपा की है और यहाँ पर जो है वो भी है। तो इसके बाद जनता को ये फायदा हो रहा है कि समायोजन है, कि मतलब ये नहीं कह सकता कोई आदमी कि भाई सरकार उनकी है, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति भी नहीं अब की जो है सरकार और उसका लाभ भी मुझे लगता है इस क्षेत्र को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने समय में ये चीजें इनके ये जो इस प्रकार का समायोजन बना है, एक साम्य बना है, तो उसका लाभ जो है जनता को मिलेगा और यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा आगे आने समय में, ऐसा लगता है मुझे जरूर। मैं काफी बचपन से यही पैदाइश हमारी यही है, जन्म स्थान हमारा यही है, रानीखेत से भी हुआ है। बाकी पढ़ाई सब एजुकेशन ऊपर यही है। मेन मुद्दा तो यहाँ जिले का है। जिले की पहले घोषणा हुई थी, निशंक सरकार ने यहाँ जिले की घोषणा की थी। तो पहले बहुत बड़ी तहसील हुआ करती थी, आज यहाँ से 5 तहसीलें बन गई हैं, जिससे कि यहाँ थोड़ा रोजगार वगैरह, थोड़ा जिला मुख्यालय होता है तो जिला बनता है, तो काफ़ी समस्याएं यहाँ हल हो जाती है। तो जिला तो मेन मुख्य कारण यहाँ जिला बनना चाहिए। जो लोकसभा चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर होता है, क्योंकि क्षेत्रीय मुद्दे नगण्य हो जाते हैं। फिर भी जो भी मेन मुद्दा तो यहाँ राम मंदिर का ज़्यादा हावी है लोगों के दिमाग में। हमारे अब आपसे कह दें कि राम मंदिर एक मेन मुद्दा है। बाकी क्षेत्रीय जो है केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, चाहे खाद्यान्न योजना है, चाहे जनधन योजना है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी जो आपके स्वास्थ्य कार्ड बने हैं वो से है, लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है। तो यही, बाकी तो समस्याएं, पानी की समस्या और रोड वगैरह ये तो पहुंच ही रही है लगभग। तो थोड़ा रोजगार की समस्या जो है मेन मुद्दा है। तो एजुकेशन के मामले में तो हमारा क्षेत्र अच्छा है, तो इसलिए उनकी केंद्र की योजनाएं जो है इनके माध्यम से पहुंच रही है, लोगों को जागरूकता है। उज्ज्वला योजना हो गई, हाँ जी, वो तो मिल रहा है बराबर, वो तो सब लोगों को बनाई है। बल्कि विधानसभा इलेक्शन भी खाद्य योजना के उससे ही हावी रहा उस मुद्दा। तो ये रहा। मैं गिरीश पांडे यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। सॉल्व कराना चाहते हैं। देखिए, समस्याएं हैं, समस्याएं तो अनंत होती हैं, उनका समाधान धीरे धीरे होता है। आपकी जहाँ लोकसभा चुनाव का, जहाँ मैं गिरीश पांडे यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। देखिए, समस्याएं हैं, समस्याएं तो अनंत होती हैं, उनका समाधान धीरे धीरे होता है। आपकी जहाँ लोकसभा चुनाव का जहाँ मुद्दा आया है, पूर्ववर्ती सरकार, चाहे भाजपा से पूर्व कितनी सरकार रही हो, उन्होंने भी यहाँ की स्थानीय समस्याओं को देखा, उनका हल करा। और वर्तमान में जो सरकार आ रही है वो ये भी यहाँ की समस्याओं को हल कर रही है। तो ये है कि जब ये लोकसभा का चुनाव होता है तो इस पर राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, स्थानीय मुद्दों को जो है स्थान मिलता है लेकिन कम मिलता है। मेरा यही आने वाली केंद्र सरकार से एक अपील रहेगी कि यहाँ की स्थानीय समस्याएं जो है उस पर विशेष ध्यान रखा जाए। यहाँ की जन समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, चाहे रानीखेत नगर की ले लें, इससे लगे क्षेत्र की ले लें, चाहे रानीखेत में पानी की समस्या ले लें, चाहे यहाँ पर जो रोडवेज की जो बसों की सुविधाएं हैं, स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको जो है पूर्ति करें। इसके अलावा जो है रानीखेत का जो मुख्य जो समस्या है वो यहाँ पर जिला और नगर पालिका, अभी यहाँ पर नगर पालिका को लेकर 1 साल तक आंदोलन भी रहा, अभी आचार संहिता लगने के बाद हट गया है। यहाँ पे सबसे जो मुख्य है, यहाँ पे कैंट है, कैंट के कारण यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी हमारा जो है रानीखेत जिला नहीं बन पाया। तो हमारे रहेगा कि केंद्र सरकार में जो प्रस्ताव अभी प्रदेश सरकार ने भेजा है उसको पास कर रानीखेत को जो है नगर पालिका बनाया जाए। नगर पालिका बनने के बाद जब यहाँ पे जिला बने तो क्षेत्र का विकास होगा। अगर पुराना इतिहास देखा जाए तो रानीखेत कभी इतनी बड़ी तहसील हुआ करती थी कि इसके अंतर्गत बागेश्वर तक का हिस्सा आता था। उसके बाद जब बागेश्वर तहसील अलग बनी तो रानीखेत तहसील जब छोटी हुई, उसके बाद भी आज 5 तहसील हो गई हैं और तहसीलों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन रानीखेत तहसील जो है अपने को पिछड़ा महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 5-7 महीनों से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसका एक कार्यकर्ता जिस प्रकार 5-7 महीने से सक्रिय होकर के गांव-गांव में जा करके लाभार्थियों से संपर्क करना, लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराना, उनको जो छूट गए थे लाभ लेने से उनको लाभ दिलाना,
तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान का प्रयास करना, जो एक लंबे समय से एक प्रयास चल रहा था, तो उसको अब चरितार्थ होते दिख रहा है। और जिस प्रकार कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और एक ऐतिहासिक भीड़ के रूप में, ऐतिहासिक जन सैलाब के रूप में जिस प्रकार उनका समर्थन, उनके यहाँ पर उनका स्वागत किया गया, वास्तव में उनकी आंखों में भी आंसू आ गए कि पहाड़ जहाँ पलायन इतनी भीषण समस्या है, गांव के गांव खाली हो गए, ऐसे जन सैलाब आदरणीय मोदी जी और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के पक्ष में जो उमड़ पड़ा है, तो उससे साबित होता है, उससे सिद्ध होता है कि आने वाले जो 19 तारीख को है, 19 अप्रैल को जो चुनाव होंगे, तो उसमें ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। मैं तो कहूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की और जिस प्रकार बुजुर्गों की के और किसानों के हित के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, उसी का फल है जो आज पलायन रुका हुआ है, जो पलायन 100% खाली होने से जो गांव बचे हैं, उसमें केंद्र की योजनाओं का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पर चाहे आप उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर लें, हर घर हर नल जल की जो स्कीम है, उस स्कीम की बात करें, या चाहे किसान सम्मान निधि की बात करें, या चाहे वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन की बात करें, या चाहे हम फ्री राशन की बात करें, तमाम जो केंद्र की और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यहाँ के लगभग 85-90% जो जनता है उसका फायदा ले रही है। और उसी का कारण है कि आज जन जन के दिल में मोदी जी और धामी जी बैठे हुए हैं, और निश्चित रूप से इसका फल हमको आने वाले अप्रैल के चुनाव में दिखेगा। क्षेत्र में कह रहा हूं कि हमने आज तक जिंदगी में बहुत से चुनाव देखे हैं, तमाम पंचायत से लेकर, निकाय से लेकर, विधानसभा और आम चुनाव तक, लोकसभा तक देखे, लेकिन ऐसा जो जुनून है, जिस प्रकार हम गांव में अगर जनता को बताने जाते हैं कि भैया मोदी जी को वोट दें, तो वो जनता उल्टा हमको समझा देती है। हमारे अनपढ़ जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो समझा रहे हैं कि क्यों देना चाहिए। हमको कहना नहीं पड़ा, वो हमको बता रहे क्यों देना चाहिए। जिस प्रकार एक जुनून है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आज हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति लोगों को, एक लोग चाहते हैं कि हम उनको आज एक ऐतिहासिक रूप से जनादेश दे करके भारतीय जनता पार्टी को जो जिताना चाहते हैं, तो उसे एक ऐसा लग रहा है कि एक सुनामी के तौर पर यहाँ पर जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है, और निश्चित रूप से ऐतिहासिक रूप से भारी बहुमत से हम इस विधानसभा में भी जीतेंगे और इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। मेरा नाम मंजीत भगत है, मैं यहाँ का ग्राम प्रधान भी हूँ, और ग्राम प्रधान इसको ग्राम पंचायत तोड़ा बोलते हैं, जिसमें तोड़ा गांव और ताड़ीखेत बाजार का हिस्सा आता है हमारा। चुनाव में जो है, जैसे इसमें हमारी भारत सरकार ने, मोदी जी ने जो जो काम किए हैं, उससे तो मतलब जनता में काफी हर्ष का माहौल है, क्योंकि बहुत जो है गांव के अंतिम व्यक्ति तक मोदी जी ने, अभी वर्तमान में जो PFMS जो हमारी पेमेंटें होती थी पहले से, उसका पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज के दिन में यह है कि हम लोग गांव में जो भी काम करते हैं तो पैसा सीधे लेबर के खाते में जाता है, और जो भी काम मतलब पारदर्शिता बहुत ज्यादा उसमें दिखाई दे रही है। और काफी सारी योजनाएं उनकी जल जीवन मिशन के काम से काफी लोगों में, क्योंकि हर घर जल हर घर नल की जो योजना है उससे लोगों में काफी उत्साह है। हर घर में जो है पहाड़ में बहुत बड़ा पानी का बहुत बड़ा संकट रहता है, लेकिन वर्तमान में पानी से बहुत राहत मिल रही है लोगों को। और वैसे ही जो अपना ये राशन वाला है, जिसमें हर गरीब व्यक्ति को जो है राशन मिल रहा है, जो पहाड़ में बहुत ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या जो है काफी कम है, लोग जो है जो भी रहते हैं तो उनके पास रोजगार भी बहुत कम है। और बाकी जो अपना ये किसान वाली जो मोदी जी की जो अपना एक किसान पेंशन जो किसान को देते हैं, वो बहुत किसान जो वो है अपने योजना जो है किसान निधि वाली, तो उसमें जो है काफी लोगों में उससे जो है किसान जो है उससे जो है अपना खाद बीज की जब उसको जरूरत होती है तो उसमें उसका पैसा आता है, तो उससे जो है वो अपना छोटा मोटा जो है कृषि कार्य के लिए उसको काफी सहयोग होता है। और बाकी उज्ज्वला का जो उन्होंने जो एक वो दिया है, तो काफी उज्ज्वला से लोगों को, जो पहाड़ में पहले से लोग अपना लकड़ी से जंगलों में जाके अपना खाना बनाते थे, उससे आंखें भी बहुत जल्दी खराब हो जाती थी, काफी दिक्कत में रहती थी महिलाएं, लेकिन इससे काफी जो है हर घर में लगभग सिलेंडर पहुंच ही चुका है। तो काफी सारी योजनाएं ऐसी हैं कि उससे लगभग सभी लोग खुश हैं। लेकिन कुछ योजनाओं में हमें थोड़ा सा, जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री आवास वाला है, उसमें लाभार्थी हमारे वहाँ काफी चयनित हैं, लेकिन पिछले 5-7 वर्षों से उस बहुत स्पीड में काम नहीं हो रहा है। काफी हम देख रहे हैं कि कम संख्या में ही लोगों को जो है आवास मिल पाए हैं, उनको पहली किस्त ही मिल पाई है।
तो उसमें थोड़ा सा हमारा निवेदन है, क्योंकि यहाँ पर बहुत गरीब जनता ये पहाड़ों में निवास करती है, तो उस वाली योजना में थोड़ा सा अगर शीघ्रता आए कि जल्दी इन लोगों को जो है वो मकान का जो पैसा मिलना है, पिछले 5-7 वर्षों से इसमें काफी थोड़ा सा शिथिलता आई है। जी, केंद्र की जो सारी योजनाएं पहुंची है काफी पारदर्शिता के साथ पहुंची हैं, जो कि पहले तो पता ही नहीं चलता था योजनाओं का। अब तो हर आदमी खुद ही अपना मोबाइल खोल के ये देख सकता है कि गांव में क्या क्या काम हुए हैं, किन किन योजनाओं में पैसा आया है, किस लेबर के कोई भी जो लेबर है, मिस्त्री है, जिस भी पार्टी से हमने कॉन्ट्रैक्टर से मटेरियल लिया है, कितना गांव में माल लगा है, हर चीज की पारदर्शिता है कि आप कुछ चीज छिपा नहीं सकते हैं। आदमी अपना कोई भी मोबाइल खोल के मनरेगा में ही है किसके खाते में कितने पैसे गए, कितने दिन किसने काम किया, कौन से गांव में कौन कौन से काम हुए हैं, उसमें पूरा लॉन्गिट्यूड के साथ जो हमारा अभी जो जीपीएस से पूरी मैपिंग होती है हर चीज की, तो काफी अच्छा है। और गाँव में जो है अच्छे काम हो रहे हैं और लोगों में काफी उत्साह है, अभी चुनाव के लिए काफी उत्साह है। मेरा नाम भुवन चंद्र जोशी है। हम तोड़ा गांव के निवासी हैं। हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि मिली है लोगों को, जिससे लोग अपना बीज खाद वगैरह ये चीज आपको मिलती है किसान? हमको मिलती है। और ये तुम्हारे राशन मिलता है, आम ग्रामीण तक खाद्य सामग्री, और उसके बाद सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने अभी तक चालू की है उसका फायदा लोगों को मिल रहा है। इसलिए आज जो मोदी के लिए लोग इच्छुक है, लोग वोट देने के इच्छुक, अब मोदी जी को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है नहीं, घर घर में मोदी का प्रचार खुद ही हो रहा है, ठीक है नहीं, तो इसलिए लाभान्वित हैं लोग, आज परेशान नहीं है। कोई भी गरीब पेमेंट करता मैं आज गरीब हूँ करके प्रधानमंत्री ने यहाँ तक लोगों को पहुँचा दिया है। हाँ जी, तो प्रधानमंत्री का हम धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे गाँव में यहाँ पर कम से कम 50% कनेक्शन पहुँचे हैं, 50 जी, बहुत ज्यादा। और बिजली की बात करी जाए, बिजली हमारा कंटिन्यू है, कोई परेशानी नहीं है, कंटिन्यू 24 आवर्स। हम 19 तारीख को बिल्कुल व्रत के समान व्रत देके और वोट कराएंगे, अपने आस पड़ोस सभी को साथ लेके एक त्योहार के रूप में वोट करेंगे मोदी जी को। मेरा नाम नवीन राउत है, मैं ग्राम प्रधान ताड़ीखेत विकासखंड से। मैं ताड़ीखेत विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र चमड़खान क्षेत्र से हूँ, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा। जी बिल्कुल, जहाँ तक मैं केंद्र सरकार की बात कहूँ, जिस प्रकार से आज योजनाएं चल रही हैं, जो योजनाएं आज धरातल पे पहुँच रही हैं, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिसके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि अंतिम व्यक्ति को लाभ दिया जाए। मैं स्वयं एक ग्राम प्रधान हूँ, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ अपनी ग्राम सभा को अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ 100% नहीं करें तो 90%, लगभग 95% लोगों को उसका लाभ मिला है। चाहे आप किसान सम्मान निधि लीजिए, या आप राशन व्यवस्था देख लीजिए, या आप कोई भी केंद्र सरकार से जो भी योजनाएं चल रही, उज्ज्वला योजनाएं आप देख लीजिए। अमूमन पूरे ग्राम सभा में जैसे 100 परिवार हैं, 100 परिवार में तो 100 में से 1 या 2 को फिलहाल नहीं मिल पाई है, किसी कारणवश नहीं मिल पाई है। अमूमन जो है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में लगभग हर योजना का लाभ दिया जा रहा है। नहीं, जिस हिसाब से योजनाएं चल रही हैं, जिस हिसाब से केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली इन 10 वर्षों में रही है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि और कार्य बेटर होना चाहिए। लगभग 90% कार्य हो रहे हैं, बाकी थोड़ा सा उसमें 1-2% और जो है सुधार की आवश्यकता है। वो सुधार मेरे को लगता है कि केंद्रीय तरफ मंत्रिमंडल जो है उस ओर देख रहा है कि किस प्रकार से और व्यवस्थित तरीके से और विस्तृत तरीके से इसका लाभ जो है ग्रामीणों को दिया जाए। आज देखिए, मैं 2007 में मैंने 12वीं करी, तो उस टाइम हम पानी जो है 5 से 6 किलोमीटर दूर से ढोके लाते थे। आप देखिए, हर घर नल इतनी महत्वाकांक्षी योजना है, कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री ने उसको एक झटके में, आज कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा है जहां हर घर नल की व्यवस्था, हर घर नल में जल नहीं है।